देखिए लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप पढ़ लिए थे, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 रिएक्शन मैकेनिज्म में टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो सबसे पहला रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। अब जरा समझो कि एडिशन रिएक्शन होता क्या है, लेकिन इस क्या होता है। एडिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि किसी बड़े मॉलिक्यूल में किसी छोटे मॉलिक्यूल को ऐड कर देना। तो जिस रिएक्शन में कोई किसी बड़े मॉलिक्यूल में छोटे मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। लेकिन बड़े मॉलिक्यूल में जब हम ऐड करने जाएंगे तो उस बड़े मॉलिक्यूल के पास जगह होना चाहिए कि ताकि छोटे मॉलिक्यूल को अटैच कर ले। तो अब जरा यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। सी डबल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड सिंगल सिंगल, ठीक है। अब ये छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ए बी। अब ये रिएक्शन कराना है। तो जरा देखो ध्यान से, इस बड़े से मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं सबस्ट्रेट। क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं कि जिसका रिएक्शन कराना है, और इसका नाम देते हैं हम लोग रिएजेंट। क्या नाम देते हैं? रिएजेंट। और रिएजेंट उसको बोलते हैं जिससे रिएक्शन कराना है, ठीक है। अब जरा देखना, ये जो रिएजेंट होता है इसके बारे में सोचो। ये ए बी है। अब इस ए बी को इस मॉलिक्यूल में जोड़ना है, उसी रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ये मॉलिक्यूल तभी इसमें जुटेगा कि जब इसके पास जगह हो। ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो इसलिए क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि इसके साथ अटैच होने के लिए पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये अटैच तब होगा जब ये जगह देगा। तो जहाँ पे पाई बॉन्ड होता है वो कमज़ोर होता है, वो जगह दे देगा और ये अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये सिंगल हो गया, और ये सिंगल और ये सिंगल और ये सिंगल, और यहाँ पर ए अटैच हो जाएगा और यहाँ पर बी अटैच हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, कार्बन के पास 4 होता है। तो ए अटैच यहाँ पर हो जाएगा और बी अटैच यहाँ पर हो जाएगा, एक नया सा कंपाउंड बन जाएगा और कार्बन का 4 बॉन्ड भी पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। लेकिन एक बात ज़रा देखना ध्यान से, रिएजेंट आकर सबस्ट्रेट में अटैच होगा तो सबस्ट्रेट को जगह देना पड़ेगा कि इसको अटैच कर सके। तो जहाँ पे पाई बॉन्ड होता है वहाँ पे वो जगह दे देगा और अटैच हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये सिंगल सिंगल, और यहाँ पर ए बी आपका रिएजेंट है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास तो जगह काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर क्या करेगा, ये एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और सी डबल बॉन्ड सी, और ये आपका ऐसे बॉन्ड दिख जाएगा। जरा बताओ, कार्बन के पास 4 होता है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर ए आके 4 कर देगा और यहाँ पर बी आके 4 कर देगा। तो बताओ, इस बड़े से मॉलिक्यूल में छोटा मॉलिक्यूल अटैच हो गया। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो वहाँ पर पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो जगह देकर छोटे मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा। ये जरा देखो ध्यान से, अगला एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड ओ। अगर तुम इसके सामने कोई ए बी छोटे से मॉलिक्यूल लाते हो तो ये रिएजेंट हो जाएगा और ये सबस्ट्रेट हो जाएगा। देखो इसके पास पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और सी ओ, और ये ऐसे। कार्बन के पास 4 बॉन्ड यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर 3 हो गया। तो कार्बन के पास 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर ए अटैच हो जाएगा और यहाँ पर बी अटैच हो जाएगा। तो देखो कार्बन के पास कितना, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पहले था तो यहाँ पर एक ही दिख रहा है। तो यहाँ पर ए जोड़कर 1 2 बॉन्ड पूरा कर दो। तो इस बड़े से मॉलिक्यूल में छोटा मॉलिक्यूल अटैच हो गया। इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे कि सर यहाँ पर सी के पास ए को क्यों नहीं जोड़े हैं और ओ के पास बी को जोड़ देते हैं। आप कैसे यहाँ पर बस समझने के लिए कैसे ही जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ दीजिए। बस हम जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रा देखो, सबस्ट्रेट में रिएजेंट को ऐड करने के लिए जगह का होना ज़रूरी है सबस्ट्रेट के पास। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो सबस्ट्रेट हैं, तो अगर रिएजेंट आते हैं उसके सामने तो वो एडिशन रिएक्शन कराएगा। कौन सा रिएक्शन कराएगा? एडिशन, क्योंकि इसके पास जगह है। एक और बात ज़रा देखो, अगर इस सबस्ट्रेट के पास प्लस चार्ज कर दें, मतलब पाई वाला मामला ख़त्म करो, ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला मामला ख़त्म करो। अगर सबस्ट्रेट के पास प्लस चार्ज है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, प्लस चार्ज है, तो बताओ रिएजेंट के पास अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव और ये प्लस आपस में अटैच होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अब सबस्ट्रेट के पास जगह है प्लस। और निगेटिव अगर रिएजेंट होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियोफाइल जो मैं आगे बताऊंगा। अगर रिएजेंट पर निगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब वो प्लस के साथ आकर अटैच हो जाएगा तो हम बोल देंगे सबस्ट्रेट प्लस रखा हुआ है, जगह है, रिएजेंट निगेटिव को अटैच कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर लेगा। तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर अटैच हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, तो अगर रिएजेंट के पास प्लस हो जाए तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। आगे बहुत हम डिटेल्स बताएंगे इसके बारे में। प्लस अगर है रिएजेंट पे चार्ज तो इलेक्ट्रोफाइल। अब ये प्लस आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा माइनस के पास, तो बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट के पास पाई बॉन्ड होगा तब भी ऐड कर लेगा, प्लस होगा तब भी ऐड कर लेगा, माइनस होगा तब भी ऐड कर लेगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाले को ऐड करेगा, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल है वो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और इसके पास अगर प्लस इसके ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो हम बोलेंगे रिएजेंट पॉजिटिव वाले को, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर लेगा, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे इसके बारे में बताएंगे। जरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एडिशन रिएक्शन के लिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होगा? पहला जिसका नाम है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी को बोलते हैं रैंडमनेस। जिस सिस्टम के पास मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उसका रैंडमनेस ज़्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूल्स कम है तो रैंडमनेस कम होगा। तुम बताओ इस रिएक्शन को देखो, एडिशन रिएक्शन को। शुरू में इसके पास दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल घट गया तो हम बोलेंगे रैंडमनेस भी कम हो गया। और जैसे ही रैंडमनेस कम होगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो, क्योंकि पहले रैंडमनेस ज़्यादा है और बाद में कम हो गया, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। दूसरा जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डेल्टा एच, इसको बोलते हैं चेंज इन हीट। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटा है, एक पाई बॉन्ड ये टूट गया, और टूटने के बाद से यहाँ पर देखो नया बॉन्ड 2 सिग्मा बना है, 2 सिग्मा। और सिग्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये काफ़ी स्टेबल बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड काफ़ी वीक है। तो जब सिग्मा बॉन्ड काफ़ी मजबूत बनेगा, काफ़ी स्टेबल बॉन्ड बनेगा, तो हम बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा? आराम से एनर्जी निकलेगा। जब एनर्जी निकलेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो शुरुआत में तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, अब इसके पास एनर्जी, प्रोडक्ट बनते बनते एनर्जी काफ़ी कम हो गया, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। क्यों निकल गया? क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बन गया, 2 मजबूत बॉन्ड बन गया, 2 स्टेबल बॉन्ड बन गया। और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है उसके पास एनर्जी काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी काफ़ी कम हो गया, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ एनर्जी घट गया। उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। घटने का मतलब कि एनर्जी काफ़ी निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो, क्योंकि पहले एनर्जी ज़्यादा, अब मजबूत बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकलेगा, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो, काफ़ी एनर्जी घट जाएगा, मतलब हीट काफ़ी कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से नोट। डेल्टा जी, चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी, ये सब याद रखना है आपको, डायरेक्ट ये सब एंट्रेंस में पूछता है। ठीक है, अच्छा, चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी किसके बारे में बताता है? ये बताता है स्पॉन्टेनिटी बारे में बताता है। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है कि कौन सा रिएक्शन, मतलब स्पॉन्टेनियस के बारे में बताता है। स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसके बारे में बताएगा। स्पॉन्टेनियस है या नहीं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि रिएक्शन अपने मन से होगा कि नहीं, खुद से होगा कि नहीं होगा। तो जरा तुम खुद देखो, जब ये बॉन्ड काफ़ी मजबूत बना है, वीक बॉन्ड टूट के, पाई बॉन्ड टूट के 2 मजबूत बॉन्ड बना है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट बनना चाहेगा, क्योंकि मजबूत बॉन्ड बन रहा है। जब प्रोडक्ट बनना चाहेगा तो हम बोलेंगे रिएक्शन अपने आप होगा, तो वो स्पॉन्टेनियस है। जब रिएक्शन अपने आप हो जाता है, जब प्रोडक्ट बनना चाहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 2 मजबूत बॉन्ड बन रहा है, 2 स्टेबल बॉन्ड बन रहा है। जब स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है, और सबको मन में इच्छा होता है कि हम भी स्टेबल हो जाएं,
तो ये भी स्टेबल होना चाहेगा, तो रिएक्शन इधर भागते हुए मूव करेगा। जब इधर जाएगा तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट बनना चाह रहा है, ये रिएक्शन होगा, अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस है। तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और याद रखना, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी के मान लेस देन 0 होता है। लेस देन 0, डेल्टा एच भी लेस देन 0 होता है और डेल्टा जी भी लेस देन 0 होता है। ये लेस देन 0 क्यों हो गया, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्यों, क्योंकि 2 मजबूत बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक पाई टूट के 2 मजबूत बॉन्ड बन रहा है, काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इधर रिएक्शन खटाक से भागेगा क्योंकि उसका लाइफ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है जी, अपने आप जाएगा। जब अपने आप जाएगा तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी लेस देन 0। अब जरा देखो ध्यान से, एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब एडिशन रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, एकदम ध्यान से देखना। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये आपका एक इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ना है, बस इसको याद कर लो। बताओ डेल्टा जी का मान क्या है, निगेटिव, डेल्टा एच का मान क्या है, निगेटिव, और डेल्टा एस का मान क्या है, ये भी निगेटिव। लेकिन देखो यहाँ पर निगेटिव और ये निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो टर्म है ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव और ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव, मतलब ये वाला टर्म मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव। तुम बताओ कि ये LHS है और ये क्या है इधर RHS, तो LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो LHS चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमको निगेटिव आना चाहिए हर वक्त, और डेल्टा एच तो निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, लेकिन ये माइनस मिल के क्या कर दिया, पॉजिटिव। तुम बताओ कि इधर अगर हम -2 कर दें और इधर हम +5 कर दें, तो बताओ नेट जोड़ने के बाद आंसर कितना आएगा, +3। और ये कह रहा है कि निगेटिव आना चाहिए और ये आ गया +3, तो ये मामला गड़बड़ हो गया। तो अब क्या करेंगे, इधर हम चाहेंगे काफ़ी कम आंसर आए, काफ़ी क्या है, कम, काफ़ी कम आए, लेकिन डेल्टा एस तो निगेटिव है। तो अब ये पूरा मामला टी पे डिपेंड है। अगर टी काफ़ी कम हो, टी काफ़ी कम आ जाए, टी काफ़ी क्या आ जाए, कम, तो अगर ये टी काफ़ी लोअर वैल्यू आएगा, काफ़ी लो वैल्यू आएगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ज़रा देखना। अगर हम इधर +1 कर दें तो इधर देखो ये तो टर्म पॉजिटिव है, ये पूरा टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो ये प्लस में काफ़ी कम आ गया, तो अब आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। तो अब निगेटिव के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो टर्म आपको दिख रहा है टी इंटू डेल्टा एस, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो अब टी को क्या करना पड़ेगा, काफ़ी कम करना पड़ेगा ताकि कम पॉजिटिव आए। जब कम पॉजिटिव आएगा तो इस निगेटिव में से जैसे ही घटेगा तो निगेटिव आंसर आ जाएगा, तो ये निगेटिव के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत टर्म है। अब इस पॉजिटिव में कम लाना है, पॉजिटिव में वैल्यू कम आए, तो पॉजिटिव में वैल्यू कम तब आएगा जब टी क्या होगा, लो होगा, जब टेम्परेचर क्या हो जाए, लो टेम्परेचर हो जाए, क्या हो जाए, लो टेम्परेचर। तो इसीलिए फेवरेबल जो कंडीशन आ गया वो हो गया लो टेम्परेचर। तो आपसे कोई पूछेगा कि एडिशन रिएक्शन होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो बोलना लो टेम्परेचर। मतलब एडिशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, होगा कब, जब टेम्परेचर लो रखोगे तब। तो स्पॉन्टेनियस एडिशन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन टेम्परेचर इज लो, जब टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। आगे बात समझ में, तो इसको अच्छे तरीके से नोट देखना ध्यान से। एडिशन रिएक्शन का समझ लो। अब मैं आपको मेन्यू कार्ड बताने जा रहा हूँ। जाते हो रेस्टोरेंट में तो मेन्यू कार्ड मिलता है, किस किस टाइप का खाना खाना है, ठीक है। तो अब एडिशन रिएक्शन का मेन्यू कार्ड तुमको हम देते हैं। मतलब एडिशन रिएक्शन किस किस तरीके से, मतलब किस किस वे से आपका हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहीं कहीं हम नाम लेंगे आगे चल के रिएक्शन में कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा सा जो सबस्ट्रेट है उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ गया है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आकर यहाँ पर अटैच हो गया है। तो जब पॉजिटिव चार्ज वाले बड़े से कंपाउंड में अटैच होगा तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एडिशन तो हो रहा है। जैसे देख लो, अल्कीन एंड अल्काइन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। जैसे देखो ये C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हैं प्लस, क्योंकि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा, और पाई बॉन्ड में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस निगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो जब भी अल्कीन एंड अल्काइन होगा, अल्कीन एंड अल्काइन होगा, तो तुम समझ जाना कि वहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो जगह दे सकता है, रिएजेंट को जगह दे सकता है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव को बुलाएगा, और जो आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब पूरे ऑर्गेनिक में कैरेक्टरिस्टिक जो रिएक्शन होता है अल्कीन का एंड अल्काइन का, अल्कीन और अल्काइन जब भी सबस्ट्रेट बनेगा तो जनरली आपका वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। जब भी सबस्ट्रेट अल्कीन एंड अल्काइन बनेगा, जो बड़ा सा कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रोफिलिक कराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को वो बुला लेगा, जगह दे देगा। वैसे ही देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज वाला, निगेटिव चार्ज वाला। जैसे देख लो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड नाइट्राइल। कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। ये कार्बोनिल कंपाउंड में आपको ऐसे ही दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ। अब जरा देखो, ओ का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को उधर खींचेगा और इस कार्बन पर क्या कर देगा, प्लस। ओ का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा खींचेगा उधर, इलेक्ट्रॉन को उधर खींचेगा, तो ओ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर प्लस। अब जरा देखो, जब भी ऐसा आएगा तो अगर रिएजेंट इधर निगेटिव है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, छोटा सा जो आपका मॉलिक्यूल इधर है और उस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये बड़े से वाले में आकर यहाँ पर अटैक कर देगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स आएंगे तो वो जगह दे देगा इधर वाले मॉलिक्यूल को, लेकिन उधर वाला क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, ताकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर है उसको बुला देगा। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन तो इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, और कार्बोनिल कंपाउंड किसको बुलाएगा, क्योंकि इसके पास प्लस काफ़ी ज़्यादा है, इस ऑक्सीजन की वजह से खींच लिया, तो यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल को बुला देगा। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एंड नाइट्राइल्स, जब भी नाइट्राइल्स आता है तो इन जनरल नाइट्राइल्स जब भी आएगा तब भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि नाइट्राइल क्या होता है, सी ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बताओ, नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस, तो इसी प्लस के पास ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा, जगह दे देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड नाइट्राइल्स वाले में जो रिएक्शन होते हैं उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल, इसको ज़रा समझो। एडिशन रिएक्शन में जो मैं एग्जांपल बताया हूँ इससे पहले, वो सब फ्री रेडिकल वाला मैं बताया था। अब यहाँ पर तुम समझ गए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इससे पहले मैं आपको जो बताया था वो इलेक्ट्रोफिलिक था। वो कैसे था, अब मैं आपको था, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो। और यहाँ पर ए था, तुम बताओ कहीं यहाँ पर चार्ज वगैरह है, नहीं है, तो फिर चार्ज के थ्रू अब अट्रैक्शन नहीं होने वाला। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन ऐसा चार्ज वगैरह की बात यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल टाइप का होगा, न्यूट्रल टाइप का, तो हम बोल देंगे वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको ऐड जब करेगा तो ये जगह देगा। तो देखो कैसे जगह देगा, इस पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड पे ही काम होता है, सिग्मा पर काम नहीं होता है। इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको पूरा दे देगा, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा दे देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग किया है, तो कार्बन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको वापस फिर मिल जाएगा, इसको फिर वापस मिल जाएगा। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। मतलब पाई बॉन्ड में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन था, तो इस कार्बन को फिर वापस मिल गया, इस कार्बन को फिर वापस मिल गया, तो अब ये ऐसे हो गया। और ऐसे भी यहाँ पे जो ये देखो ये बॉन्ड है, बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने आप इसको अपने आप बराबरी हिस्सा में बांट लिया, तो ये ऐसे हो गया और बी ऐसे हो गया। अब बताओ, कार्बन के पास यहाँ पर ऐसे था, ऐसे होगा। कार्बन के पास बताओ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन के पास अब
3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये आकर यहाँ पर। एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड ऐसे बना देगा। एकदम ध्यान से देखना, बहुत आसान है। ए और ये ऐसे बी आ गया, सॉरी यहाँ पर सी है और यहाँ पर आकर बी आकर अटैच हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और ये 1 इलेक्ट्रॉन और बी का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मतलब जो एडिशन हुआ है ए बी का वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में हुआ है। मतलब ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बांटा है ना, ये सिंगल सिंगल, इस पे एक सिंगल इस पे एक सिंगल, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। यहाँ इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में एडिशन हुआ है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और ये आपका अल्कीन एंड अल्काइन में होता है। तो अल्कीन एंड अल्काइन का 2 तरह का रिएक्शन होगा, एक तो फ्री रेडिकल होगा और इससे पहले मैं बताया था कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन एंड अल्काइन में 2 तरह का पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और नहीं तो फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होगा, पाई बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसको, फिर रिएजेंट में भी दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेंगे और फिर आकर अटैच हो जाएंगे। उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आगे बात समझ में। और अल्कीन अल्काइन का भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इसको नोट कर लें। अब जरा देखें ध्यान से, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन सेकेंड टाइप का रिएक्शन है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या था कि बड़े मॉलिक्यूल में छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ रहे थे। अब क्या करेंगे कि किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स को, किसी बड़े मॉलिक्यूल्स में से छोटे मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे, ठीक है, एलिमिनेट करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे। ज़रा देखो ध्यान से, ये ए है और ये बी है, एडिशन में ये प्रोडक्ट बना था। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन में क्या होगा कि इस बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मतलब ए और बी निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड। सी क्यों डबल बॉन्ड, क्योंकि ए निकल गया बी निकल गया तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो कार्बन के पास तो 4 होना चाहिए, तो 4 पूरा कर देंगे और ए और बी आपस में फिर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। मतलब किसी बड़े मॉलिक्यूल्स में से किसी बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल निकल जाए, एलिमिनेट हो जाए, निकल जाए, सेपरेट हो जाए, तो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एकदम आपको फील आनी चाहिए तब जाके आपको समझ में आएगा। बड़ा मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल निकल गया, मतलब वहाँ से एलिमिनेट हो गया, सेपरेट हो गया, उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और एडिशन में क्या था कि बड़ा मॉलिक्यूल में छोटा मॉलिक्यूल आकर जुड़ रहा था, अब जुड़ गया फिर उसको निकाल दोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब जरा देखो इसी रिएक्शन का हम लोग इस पे एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं। ये एक रिएक्शन है, देखो ये आपका सी, ये कंपाउंड में एक लिख रहा हूँ COOH, ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है। आगे तो सब रिएक्शन हम लोग को पढ़ना ही है। अगर मैं इसको हीट कर दूँ, हीट, तो ज़रा देखो प्रोडक्ट ये बनेगा। बस हमको एग्जांपल देके समझाना है, हमको ये नहीं बताना है कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, वो तो सब कुछ सीखेंगे आगे हम लोग। तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगा, CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो यहाँ से ये COO है तो CO2 निकल गया, ये गैस बनकर निकल गया। तुम बताओ कि पहले बड़े मॉलिक्यूल में COOH है, लेकिन अब ज़रा देखो यहाँ पर नहीं है, तो CO2 अलग हो गया, मतलब यहाँ से CO2 निकल गया। तो इस बड़े मॉलिक्यूल में से एक छोटा सा मॉलिक्यूल निकल गया, तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कर लो। सबसे पहला चेंज इन एंट्रोपी, जिसको हम लोग क्या बोल दिए थे, डेल्टा एस। रेंडमनेस के बारे में बताता है। पहले बताओ, एक मॉलिक्यूल है, अब प्रोडक्ट साइड में कितना मॉलिक्यूल हो गया, 2, तो मॉलिक्यूल बढ़ गया, मतलब रेंडमनेस बढ़ गया, तो एंट्रोपी बढ़ गया। मॉलिक्यूल बढ़ने से रेंडमनेस बढ़ता है और रेंडमनेस बढ़ने से क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन एडिशन में क्या था, डेल्टा एस लेस देन 0 था, उसका रिवर्स है। दूसरा देखो ध्यान से, यहाँ पर डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंट्रोपी,
चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी। ध्यान से देखो, जो मैं इससे पहले रिएक्शन लिखा था ये वाला, यहाँ से समझ लो, ये ए था, ये बी था, और यहाँ पर क्या बना था, ये ऐसे बना था, और यहाँ से ए बी मॉलिक्यूल, इस सबस्ट्रेट में से ए बी मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया था। एलिमिनेशन में मैं लिखा था, तुम खुद ज़रा देखो, ये सिग्मा और ये सिग्मा, दो मजबूत बॉन्ड टूट गया, और टूटने के बाद से एक पाई बॉन्ड बन गया। जैसे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो अभी है, दो सिग्मा टूटा और एक ये बॉन्ड बना, मतलब पाई बॉन्ड बना, ठीक है। तो दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के बाद एक कमज़ोर बॉन्ड बना, मतलब दो मजबूत बॉन्ड तोड़ने के बाद एक कमज़ोर बॉन्ड बना। तुम बताओ, मजबूत बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना होगा, हीट देना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि मजबूत बॉन्ड तोड़ना है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे भी क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है, उसमें सप्लाई करना होता है। वही मजबूत बॉन्ड को तोड़ना है तो काफ़ी ज़्यादा आपको हीट देना पड़ेगा। और यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कमज़ोर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से निकलेगा एनर्जी, लेकिन निकलेगा और यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, तो मिला जुला के हम बोलेंगे कि भाई एनर्जी देना ही पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा देना पड़ रहा है और यहाँ से निकल कम रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत बॉन्ड को तोड़ना है। तो एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। इंडोथर्मिक क्योंकि ओवरऑल क्या करना पड़ रहा है, आपको एनर्जी देना ही पड़ रहा है मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और कमज़ोर बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ से एनर्जी काफ़ी कम निकलेगा, और यहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं, तो ओवरऑल दे रहे हैं, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, तीसरा बात समझो यहाँ पर, डेल्टा एच के बारे में, डेल्टा जी के बारे में, चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी। तुम खुद सोचो कि इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हुआ तभी तो बना। तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। अरे भाई प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब क्या, रिएक्शन हुआ है तभी तो बना है, तो स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब जरा देखो ध्यान से, फेवरेबल कंडीशन देखते हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो, फेवरेबल कंडीशन क्या होगा। इक्वेशन क्या था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। बताओ, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एच क्या है, अब पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है। देख लो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो निगेटिव आप पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। अब जरा देखो, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, तो अब पॉजिटिव में 4 और निगेटिव में -2 ले लिए, तो बताओ दोनों जोड़ने के बाद से कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और इधर निगेटिव लाना है, तो निगेटिव और प्लस कभी बराबर नहीं होता है, तो ये लेना गलत है। इधर 4 करके और मैं इधर कर दिया, इधर मैं 4 करके, क्योंकि निगेटिव है यहाँ पर निगेटिव, इधर मैं 4 करके -6 में कर देता हूँ, इधर +4 है और इधर -6 में कर देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तब निगेटिव के बराबर हो जाएगा। मतलब T इंटू डेल्टा एस, ये सब प्रोडक्ट मतलब गुना करने के बाद से ये गुना करने के बाद से क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव में बड़ा आना चाहिए, निगेटिव में बड़ा मतलब बड़ा आना चाहिए, ये प्लस में छोटा हो और निगेटिव में बड़ा हो। तो ये तो तय है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो फिक्स है, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, फिक्स है। अब माइनस, अब प्लस माइनस फिक्स है। अब लेकिन बड़ा इधर आना चाहिए निगेटिव में, तो टी को क्या होना पड़ेगा, हाई होना पड़ेगा, टेम्परेचर को हाई होना पड़ेगा। तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। क्या होगा, हाई टेम्परेचर। मतलब हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा किस पे, हाई टेम्परेचर पर, रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। तीसरा टाइप का रिएक्शन जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको ध्यान से पहले समझो कि ये क्या है। देखो, ये CH3 और ये Cl और प्लस इधर OH माइनस, ये रिएक्शन करा रहे हैं। तुम खुद जरा देखना ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। और एक बात समझ लो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि एक चेयर है, उस पर एक आदमी बैठा हुआ है और फिर एक आदमी आया और वहाँ पर खड़ा है,
तो मैं क्या किया कि जो बैठा था मैं उसको उठा दिया और जो खड़ा है मैं उसको बैठा दिया। तो मैंने इस चेयर पे क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब पुराने वाले को हटा दिया, नए वाले को बैठा दिया। तो उसी तरीके से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है, जो मतलब जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो आपका सबस्ट्रेट है, और इधर क्या होगा, रिएजेंट होगा। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिएक्टेंट के साइड में दो चीज़ होते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। तो अगर इस सबस्ट्रेट में से पुराना कोई एटम को निकाल दें और इधर से कोई नया ग्रुप लाकर अटैच कर दें, मतलब पुराना ग्रुप हटा दीजिए और नया ग्रुप को जोड़ दीजिए, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इधर डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस। अब तुम खुद देखो, यहाँ पर ये प्लस है तो ये प्लस और यहाँ पर माइनस, और देखो जिसके पास माइनस चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा माइनस और यहाँ पर धीरे से इस कार्बन पर अटैक कर देगा। प्लस देखकर कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन का और एक बॉन्ड, 4 पहले से बॉन्ड है कार्बन के पास। ऐसे देख लो, ये H H H और यहाँ पर Cl, तो पहले से कार्बन के पास 4 बॉन्ड है और यहाँ से आकर OH अटैच हो रहा है। यहाँ से OH क्या हो रहा है, रिएजेंट जो है अटैच हो रहा है। तो अब कार्बन के पास 1 2 3 4 और एक जो ये अटैच हो रहा है, तो ये बॉन्ड 5, कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड होता नहीं है। तो अब क्या करेगा, क्योंकि इस OH को इसको जोड़ना है, तो कार्बन के पास ये 3 और एक बॉन्ड 4, 3 हाइड्रोजन और एक ये 4, और फिर OH पीछे से आकर अटैक हो रहा है, जुड़ रहा है, तो 5 बॉन्ड, कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं है पॉसिबल। तो बोलेगा इस क्लोरीन को कि तुम यहाँ से निकलो। ये सब आगे हम आपको सिखाएंगे, बस प्रोसेस समझो। क्लोरीन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि देखो क्लोरीन ऐसे भी इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच रहा है तो ऐसे निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3, अब OH आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा, OH। कोई दिक्कत, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, H3COH, और यहाँ से क्या निकल गया, Cl निकल गया। और जैसे Cl निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो Cl इलेक्ट्रॉन को लेके भाग रहा है डेल्टा माइनस, इसलिए अब निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेके भाग गया तो माइनस हो जाएगा। तुम देखो यहाँ से यहाँ OH आकर अटैच हो गया OH, और पहले से जो Cl बैठा था वो निकल गया। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में पुराना ग्रुप निकल रहा हो और नया ग्रुप आकर सबस्ट्रेट में ज्वाइंट हो रहा हो, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ईमानदारी से बताओ, कौन आकर यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर ऐड हो गया, लेकिन एक ग्रुप निकल गया। अब एडिशन रिएक्शन में क्या था, एडिशन में सुन लो, अब इसको कंफ्यूज मत कर जाना। ये आकर अगर इसमें अटैच हो जाता और यहाँ से कुछ नहीं निकलता तो एडिशन हो जाएगा। अब वो कौन सा एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर जुड़ गया और एक पुराना ग्रुप निकल गया, तो अब ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि पुराना ग्रुप निकल गया। ये हो जाएगा आपका कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ रहा है। कोई दिक्कत। अब इस पे एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल यहाँ से देखो। ये आपका बेंजीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और यहाँ पर कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है, तो ऐसे हाइड्रोजन में दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक ग्रुप मैं लिख रहा हूँ NO2+। बताओ यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस, और जब प्लस चार्ज होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब E+, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ज़रा क्या होगा कि इस बेंजीन पर आकर ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, और इस H को निकाल देगा, यहाँ पर H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। क्योंकि ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पे कार्बन है और ये H है, तो हाइड्रोजन कंपेयर में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो काउंट नहीं होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब sp2 हो गया। और sp2 कार्बन एक होता है sp3 और एक होता है sp2 और एक होता है sp। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है।
तो ये sp2 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये डेल्टा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा प्लस। तो ये प्लस किसके पास आ जाएगा, ये प्लस आकर अटैक कर लेगा यहाँ पे आकर अटैक करेगा। और ये क्योंकि जैसे अटैक करेगा तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, पहले से 4 है और ये आकर अटैच हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो तुम देखो ये इलेक्ट्रोफाइल आकर बेंजीन रिंग में ऐड हो गया, तो एडिशन मत बोलना क्योंकि H प्लस के फॉर्म में निकल गया, एडिशन में निकल नहीं रहा था, खाली ऐड हो रहा था। तो अब यहाँ पर बोलेंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ गया और हाइड्रोजन को हटा दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको H प्लस दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल लो, यहाँ पर NO2 में लिखा था NO2 प्लस, लो इलेक्ट्रोफाइल है और ये डेल्टा प्लस हो जाएगा और ये डेल्टा माइनस, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाएगा, इधर खींचेगा और ये आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और बेचारा ये हाइड्रोजन यहाँ से फुर्र से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फुर्र से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर NO2 अटैच हो गया और यहाँ से H प्लस निकल गया। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब E को भी यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हो, लो ऐसे, ये आपका E जुड़ गया और H यहाँ से निकल गया। तो अब जरा देखो ना, सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होते हैं इसमें क्या होता है कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है, तो पुराना बॉन्ड सिग्मा जो है वो टूट जाएगा और ये जो आपका रिएजेंट है इसके साथ एक सिग्मा बन जाएगा। तो देखो Cl वाला जो सिग्मा है टूट गया है, यहाँ पर Cl नहीं है, OH है, तो एक सिग्मा टूट रहा है तो एक सिग्मा बन रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होने के लिए सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर फिर एक सिग्मा बनाएंगे, मतलब जो ग्रुप निकलेगा वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच हो और जो ग्रुप आकर जुड़ेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा। तो जिस रिएक्शन में सबस्ट्रेट का सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और फिर रिएजेंट आकर सिग्मा बना रहा है, उस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा देखना ध्यान से, इसका थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा टूट गया और एक सिग्मा बन गया NO2 के साथ, तो पुराना सिग्मा टूटा, नया सिग्मा बना। तो सब्स्टिट्यूशन में सिग्मा टूटना चाहिए, सिग्मा बनना चाहिए, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जरा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल मिलके भी 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या रैंडमनेस चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। इधर भी 2 है तो उधर भी 2, तो डेल्टा S क्या हो जाएगा? 0, मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा S क्या हो जाएगा? 0, नो चेंज इन एंट्रोपी। इधर भी 2 है तो उधर भी 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। अब आते हैं डेल्टा G पर, आ जाओ डेल्टा G। ईमानदारी से बताओ, ये प्रोडक्ट बना है तभी तो रिएक्शन हुआ है। ये कब बना है? जब रिएक्शन फुर्र से आगे बढ़ा है, तभी तो ये प्रोडक्ट बना है। जब ये प्रोडक्ट बना इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। जब स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G < 0। अब देखते हैं कि डेल्टा H का मान क्या होगा। इसमें थोड़ा सा खतरा है। खतरा क्या है कि एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो बहुत सारे लोग जानते हो क्या बोलेंगे? डेल्टा H सर बराबर 0, क्योंकि जितना इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे और वही सिग्मा यहाँ पर बन रहा है तो उतना एनर्जी निकलेगा। तो देना और निकलना दोनों बराबर है, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? बराबर 0। ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ऐसा हो कि ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो ये हाईली स्टेबल होगा, और जब स्टेबल होगा तभी तो रिएक्शन उधर जा रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो इसमें डेल्टा H क्या हो जाएगा? <0, और ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और ऐसे भी समझ लो, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। तुम बताओ डेल्टा S का मान कितना है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेल्टा G बराबर डेल्टा H हो जाएगा, और डेल्टा G का मान क्या है? निगेटिव है, तो डेल्टा H के मान भी किसके बराबर हो जाएगा? निगेटिव के बराबर। किसके बराबर? निगेटिव के बराबर। डेल्टा G बराबर डेल्टा H, और डेल्टा G के मान निगेटिव, तो डेल्टा H के मान भी निगेटिव। तो देखो यहाँ से निगेटिव आ गया और एक्सोथर्मिक। तो लॉजिक से भी बता दिए और इक्वेशन से भी बता दिए, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देखना ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मेन्यू कार्ड हम बता देते हैं, मतलब कौन कौन सा ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन होगा।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कभी कभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, पुराना सिग्मा बॉन्ड तोड़ देगा और नया सिग्मा बॉन्ड बना देगा और फिर वो ग्रुप निकल के चला जाएगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो सब्सट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, नया सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, अब पुराना सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब मैं लिखा भी था कि ऐसे बेंजीन है और ये H और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या होगा, मैं लिखा भी था इससे पहले, तो ये E अटैच हो जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। इसी को ना बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आया और H को निकाला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब भी बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन रिंग जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर लेगा और पुराने ग्रुप को निकाल देगा। तो बेंजीन रिएक्शन का, बेंजीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन आपके बेंजीन के साथ यही रिएक्शन होगा। अब इससे आसान क्या होगा, मैं रिएक्शन को इतना आसान कर दिया कि किसका रिएक्शन किस नेचर का होगा। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि सबस्ट्रेट में पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे सिग्मा और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा, एक नया सिग्मा बनाएगा। मतलब एक सिग्मा टूटेगा, एक सिग्मा बनेगा, यही होता है सब्स्टिट्यूशन में, एक सिग्मा टूटेगा और एक सिग्मा बनेगा। तो जरा देखना ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइड, एराइल हाइलाइड, एसिड डेरिवेटिव एंड अल्कोहल। मतलब अल्काइल हाइलाइड का, एराइल हाइलाइड का, एसिड डेरिवेटिव्स का, अल्कोहल का, ईथर का, ये सब का जो रिएक्शन होगा वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा देखो कैसे, ध्यान से देखो, CH3Cl इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। मतलब अल्काइल जो हाइलाइड है, अल्काइल हाइलाइड उसी को बोलते हैं ये, मतलब मिथाइल क्लोराइड। और यहाँ पर अगर तुम कोई एक न्यूक्लियोफाइल लेकर आते हो तो मैं बताया था इससे पहले, ये Cl माइनस खींचेगा और ये प्लस, और ये आकर अटैच हो जाएगा और ये निकल जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल सिग्मा बनाया और एक सिग्मा टूटा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, एसिड डेरिवेटिव में क्या होगा कि यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और फिर नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अल्कोहल में भी ऐसा ही होगा, एराइल हाइलाइड में भी ऐसे ही होगा। हम लोग जब आगे देखेंगे तो सब कुछ डिस्कस करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। वहाँ फिर मैं रिकॉल कराऊंगा, देखो ये अल्काइल हाइलाइड रिएक्शन में आया है, अब बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, एक नया सिग्मा बॉन्ड बना, एक पुराना सिग्मा टूटा, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक सिग्मा टूटेगा, एक सिग्मा बनेगा, मतलब एक ग्रुप अटैच होगा और पुराना ग्रुप निकलेगा। और एडिशन में क्या होगा, एडिशन में सिर्फ ग्रुप अटैच होता है, सिर्फ ग्रुप अटैच होता है। और एलिमिनेशन में क्या होगा, सिर्फ ग्रुप निकलेगा। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अटैच भी होगा, निकलेगा भी। उसी तरीके से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल के फॉर्म में भी क्या होगा कि एक ग्रुप आएगा और फिर एक ग्रुप को निकाल देगा। जैसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन, अल्केन का जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो आगे हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इसको थोड़ा सा बार बार दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं चौथा टाइप के रिएक्शन पर। जरा देखना अगले टाइप का रिएक्शन और लास्ट यही रिएक्शन है जिसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट मतलब कि रिएक्टेंट है, वहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा तो ना इसमें से कुछ बन के निकलेगा, कुछ बन के निकलने वाला नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ना एलिमिनेशन होगा, ना सब्स्टिट्यूशन होगा, ना एडिशन होगा। बस क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उसी में एटम्स क्या हो जाएंगे, आपस में रीअरेंज कर लेंगे, मतलब अपने कनेक्टिविटी को चेंज कर देंगे। और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना है दोनों साइड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। मतलब जो मैं तीनों टाइप का रिएक्शन बताया हूँ उसमें से कोई काम यहाँ पर नहीं होने वाला, तभी तो चौथा आया है ये। इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा एज डैट ऑफ रिएक्टेंट। जैसे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वैसे ही प्रोडक्ट का रहेगा। फिर क्या चेंज होगा, तो ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4, कार्बन कितना 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन कितना है 5 और 3 8 और 1 9, और एक नाइट्रोजन है और एक आपका यहाँ पर ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5,
5 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया है, एक यहाँ पर 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो लोन पेयर हो गया। फिर देखो ये बन गया प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कार्बन कितना 1 2 3 और ये 4, C4H कितना है 5 और ये कितना 6 और 3 9 और N और ये का O हो गया, और यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो फ़र्क क्या है, देखो इधर आपका C डबल बॉन्ड O नहीं है, देखो C डबल बॉन्ड O इधर नहीं, लेकिन इधर C डबल बॉन्ड O बन गया। तो जो ये O है यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो कनेक्टिविटी बदल गया, ग्रुप मतलब एटम का पोजीशन बदल गया, ठीक है। उसके बाद से देखो इधर H नहीं है, लेकिन इधर H आ गया, मतलब ये वाला H इधर आकर अटैच हो गया, मतलब यहाँ पर OH के साथ अटैच था, लेकिन अब H क्या होगा, डायरेक्ट N के साथ अटैच हो गया। तो कनेक्टिविटी चेंज हुआ कि नहीं, इधर H का कनेक्टिविटी O है, लेकिन अब इसमें H का कनेक्टिविटी N है, ठीक है। उसके बाद से देखो CH3 इधर है और इधर CH3 आ गया। तो मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ना सब्स्टिट्यूशन होगा, ना एलिमिनेशन होगा, ना एडिशन होगा, बस उसके मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम का पोजीशन बदल जाएगा, एटम का कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगा और दोनों साइड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स या ग्रुप्स आर चेंज्ड। आगे बात समझ में, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले।